फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38220 means 38,220. Okay, now third is 867 and 255. इसी का हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और आपके नीचे तीन ऑप्शन, तीन क्वेश्चन इसके दिए हुए, तीन पार्ट दिए हुए। ओके, आपको इन्हें सॉल्व करना है और ध्यान रखना है कि इसका एचसीएफ तो हमें फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड करना है। दोस्तों, अगर आपसे सिर्फ कहता ये कि एचसीएफ फाइंड कीजिए तो आप बड़े आसानी से इसे फाइंड कर सकते थे, है ना। क्या आपको एचसीएफ फाइंड करना आता है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन का यूज करके फाइंड कीजिए। हमने पिछले वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे और देखा था कैसे यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलिए आज से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे नॉर्मली पूछता है कि एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो बच्चों को इनमें डाउट है कि अब कैसे एचसीएफ फाइंड करें, उनके लिए छोटा सा दिखा रहा हूँ कि अगर यूक्लिड डिवीजन का नाम नहीं लेता, सिर्फ बोलता है कि इनका एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करते। दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास दो डिजिट है, मान लीजिए मेरा 36 है और 72 है, मुझे बोलता है कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कीजिए आप। तो सिंपल है, आपको इसको सिंपल जो मेथड लगाते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें जो कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम निकालते थे पहले। ओके, लेकिन अब हमें यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है। कैसे फैक्टर निकालेंगे आप इसका, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। कैसे निकलेगा, ध्यान रखिए सबसे छोटा पहले लेना है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं हम। ओके, कर लेंगे आप इस तरह से, इसको भी कर लीजिए। ओके, इसके बाद क्या कीजिए आप, 36 के फैक्टर लिखे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, ये 1 लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी है। 72 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, ओके, तो क्या एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 36 और 72 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 36। ओके, तो 36 ही इसका आपका एचसीएफ आ गया। ये हमारा बेसिक तरीका था पहले सॉल्व करने का, एचसीएफ निकालने का। ओके, ऐसे हम निकालते थे, एलसीएम निकाल लिया दोनों का और कॉमन फैक्टर निकाल के फाइंड कर लिया। लेकिन अब हम क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसका यूज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, 135 और 225। हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि जब हम शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उससे पहले हमें बताना होता है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। हमने देखा कि 135 छोटा है, 225 बड़ा है, मीन्स 225 इज ग्रेटर देन 135 या 135 इज लेसर देन 225। ओके, नाउ इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए यहां इसमें भी बड़ा है ना, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड देना है, बड़े वाले को डिवाइड देना है छोटे वाले से। लेकिन डिवाइड कैसे देना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 225 को 135 से डिवाइड दीजिए। ओके, दीजिए डिवाइड, ये 1 बार में जाएगा,
ओके, तो क्या होगा, जब रिमाइंडर बच जाए और आगे सॉल्व ना हो तो क्या करते हैं हम, इसका जो ये होता है जिसे हमने डिवाइड दिया था डिवाइजर, उसको यहाँ पे डिविडेंड में ले जाते हैं। 135 90 से डिवाइड कितना में जाएगा, फिर से 1 बार में जाएगा, कितना बच गया 45। अब आपको क्या करना है, फिर से अब इसको यहां ले आइए, 45 कर लीजिए, 45 2 जा 90। अब आ गया रिमाइंडर हमारा 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। ओके, अब इसका यूज क्या करना है, इसका यूज कैसे करना है, अब आप याद कीजिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था क्या, हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था a इज टू में बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब यहाँ देखिए a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, इसमें ढूंढना है हमको। ठीक है ना, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो ये अंदर वाला होता है ना, ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है और ये r होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो डिवाइजर होता है ना, भाजक डिवाइजर जो होता है वो b होता है, डिविडेंड a होता है और क्वोशिएंट q होता है और रिमाइंडर r होता है। ये मैंने आपको इस पिछली क्लास में बताया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहला केस है, ये पहला केस है हमारा। ओके, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये हमारा तीसरा केस है। यहाँ 3 केस बना है। ओके, तो पहला केस में a कितना है 225 इजकल टू में 135 इंटू में q कितना है 1 प्लस में r कितना है 90। साथ ही साथ आपको चेक करना है कि क्या जो r की वैल्यू आई है वो 0 है या नहीं है। क्या ये 0 है r की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसको काट दीजिएगा। हमें यही चीज चेक कर देना, जहां पे r की वैल्यू 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो b की वैल्यू होगी ना वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप है ये, अगला क्या है 135 इजकल टू में 90 इंटू में 1 प्लस में 45। यहां भी r हमारा 0 नहीं हुआ। अगला क्या है 90 इजकल टू में 45 इंटू में 2 प्लस में 0। यहां पे हमारा r जो है ना वो 0 हो गया। दैट्स मीन्स हमारा एक्सेप्ट कितना हो गया 45। Therefore, HCF of 135 and 225 will be 45. जो हमारा ये डिजिट है ना, ये जिस टाइम पे 0 वहां पे जब b की वैल्यू जो होगी ना वही हमारा HCF होता है। ये हमारा HCF है यहाँ पे। ओके, बट हमें इस चीज को इस तरह से एक्सप्रेस करके दिखाना होता है। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह से आपको बाकी के 2 पार्ट भी सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या खास है, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए इसको, आप वैसे रफ कर रहा हूं। ओके, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं 196 and 38220 196 and 38220 हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। हमें सबसे पहले क्या बताना होता है इसको सॉल्व करने के लिए कि 196 छोटा है और 38220 ये बड़ा है। ओके, इसके बाद जब ये पता चल गया हमें पता है जो बड़ा वाला होता है वो डिवाइड के अंदर जाता है और ये बाहर रहता है। मींस बड़े वाले को डिवाइड देते हैं छोटे वाले से। ओके, डिवाइड दीजिए। अभी देखिए सिंपल डिवाइड होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार तो हम कर नहीं सकते, बहुत लंबा डिजिट है, तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए 196 माइनस कीजिए कितना जाएगा 6 8 1। ओके, अब क्या करेंगे हम 2 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कितना मिल जाएगा, अब इसे 9 से करके देखिएगा। ठीक है, 196 को 9 से इंटू करके देखिएगा कितना आ गया 1764 1764 आ गया 9 बार में। माइनस कीजिए कितना आ जाएगा
ओके, अब क्या लीजिए, 0 को उतार लीजिए, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 5 से करके देखिए इसको आप, 196 को 5 से कीजिए, कितना आएगा, 630 का 0 और 3 48, देख लीजिए 5 बार में कंप्लीट हो गया। मीन्स रिमाइंडर 0 बच के हमारा काम खत्म हो गया। रिमाइंडर 0 कब हुआ है, जब हमने 196 से डिवाइड किया है। मीन्स 196 से डिवाइड देने पे ही 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, HCF 196 ही है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जो नया आंसर आता है ना वो लिख देते हैं एग्जाम में कि ये आंसर हो गया इसका। नहीं, जिससे डिवाइड देने पे 0 आया है ना वो आंसर है, वो HCF है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, A इजिकल टू में BQ प्लस R, और A क्या है यहाँ पे 382220 196 इंटू में 195 प्लस में 0, और R इजिकल टू में 0 यहाँ सौ पे लिखाना है। तो यहाँ से क्या देंगे, देयरफॉर HCF of 196 and 38220 is equal to में 196। ओके, तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट कर देखिए, थर्ड पार्ट क्या क्या है। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर देता हूं आपको। 867 and 255। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। 867 क्या है, बड़ा है किससे, 225 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 867 को डिवाइड देना होगा 255 से। डिवाइड दीजिए, कितने बार में जाएगा ये, करके देखिए आप इसे, 3 से करके देखिए। ओके, क्या गया, 3 बार में 765 माइनस कीजिए 201, ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिवाइजर को यहाँ ले आएंगे, डिविडेंड बना देते हैं। ओके, अब कीजिए इसको, 2 बार में हो जाएगा 204 माइनस कीजिए 1 5, फिर से इसको यहाँ ले आइए, क्या आ जाएगा, 2 बार में 102। कोई दिक्कत हो गया। रिमाइंडर यहाँ हमारा 0 आ गया, मीन्स क्वेश्चन खत्म हो गया, और यही हमारा क्या है, HCF है। इसे सीक्वेंस में लिख लीजिए आप, कैसे लिखेंगे, A इजिकल टू में BQ प्लस R, और यहाँ पे A कितना है हमारा, सबसे पहले 867, B है 255 इंटू में 3 प्लस 102, जहां पे हमने देखा कि R 0 नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने, 255 इजिकल टू में 102 इंटू में 2 प्लस 51, यहाँ पे देखा हमने कि R 0 नहीं आया। थर्ड स्टेप 102 51 इंटू में 2 प्लस 0, यहाँ देखा कि हमने R 0 हो गया हमारा, और यहीं से भी पता चला कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, 51 है ना। 51 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। मैं सोचता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन और आपका भी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन से भी 1-2 पार्ट वहां से अलग से बना के आपको दे सकता है वो, ठीक है। उसको अच्छे से करने वाले हैं, इसके कई क्वेश्चन अभी आएंगे आगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेकंड क्वेश्चन है, आगे आपका थर्ड क्वेश्चन तो नहीं, फोर्थ और फिफ्थ जो आएगा वो भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ओके, इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है नहीं, किसको समझना, देखिए आप इसको याद कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, कि इसका आंसर ये लिखना है हमको,
ऐसे नहीं करना, आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है और कैसे जवाब देना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दोस्तों ये कह रहा है कि जितने भी ना पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं वो सबके सब इन दिए गए 3 फॉर्म के हो सकते हैं। ओके, जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। काफी बच्चों को पता होगा क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में इसके बारे में बात किया है, और आज की क्लास में आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या है 6q+, सबसे पहले हमें ये जानना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है ना। तो देखिए दोस्तों, जो नंबर लाइन होता है ना, संख्या रेखा होती है, उस पर 2 तरह के डिजिट होते हैं। पहला क्या पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव डिजिट होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट इस पर होता है। और पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है, कोई भी डिजिट, सब पूर्णांक है। जो जो मतलब आपका, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ, मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है ना। ओके, तो ये हमारा इंटीजर, ठीक है। हमें पूछना है पॉजिटिव इंटीजर, इस सब के सब क्या है, इंटीजर है। ओके, लेकिन हमसे नेगेटिव नहीं पूछता, हमसे बोल रहा हो पॉजिटिव इंटीजर की बात करो आप। ओके, पॉजिटिव इंटीजर में जो पॉजिटिव इंटीजर ये सब के सब किस फॉर्म के होते हैं, 6q+1 के रूप में दिखते हैं, हमें 6q+3 के रूप में दिखते हैं और 6q+5 के रूप में दिखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। और सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहली बात हम जाना हमने कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं वो किस तरह के होते हैं ना। और साथ ही साथ देखिए हमने जब क्या बात किया था, पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, ठीक है ना। हमने पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात नहीं की है, सिर्फ इंटीजर की बात की है ना। ओड क्या होता है, ओड इवन आपको पता होगा ना, जितने भी 1 3 5 7 के फॉर्म में होता है ना, ये वाला, ये क्या है, ओड है, 1 3 5 7। हमने यहाँ पे इवन की बात नहीं की है ना, विषम की बात की है, सम की बात नहीं की है। तो ये सब पॉजिटिव ओड इंटीजर हो गए हमारे, ठीक है। इस तरह के डिजिट हमारे यहाँ पे आते हैं, वो बताना है हमको, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा r है ना, ये r, ये हमेशा b से छोटा होता है। ओके, और 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होता है। ओके, इसको अपने एग्जाम में आपके बुक्स में लिखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है वहां पे कि 0 से बड़ा या बराबर होगा आपका r और b से छोटा होगा, है ना। इस तरह से लिखा होगा आपके एग्जाम बुक्स में। ये जो r है वो 0 के बराबर हो सकता है, मीन्स r ये तो 0 हो सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है। जो रिमाइंडर आपका बचता है नीचे वो 0 होता है, या फिर 0 से बड़ा होता है, 1 2 3 कुछ हो सकता है ना, ऐसे होता है ना। तो r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। जिससे आप डिवाइड देते हैं ना, इससे हमेशा छोटा ही रहता है। आप इस वैल्यू से ये वैल्यू हमेशा छोटी रहती है ना। अगर बड़ी होगी तो डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए छोटी होती है। याद हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में। अब देखिए ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है इसका, जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए जो हमें वैल्यू दिया हुआ है ना, 6q+1 और 6q+3 6q+5, ये डिजिट जो है ये बिल्कुल यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ठीक है। यहाँ पे जो 6 है ना वो b की वैल्यू है, और जो q है वो ये वाला q है, और r की वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूं, यहाँ में लेट कर लेंगे, लेट a इज एन इंटीजर। अगर हमने लेट किया, लेट a इज एन इंटीजर, मीन्स माना a एक
पूर्णांक है, ठीक है। और हमने क्या देखा, a इज इक्वल टू में 6q प्लस r, ओके। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है ना आपका, इतना मानने के बाद आपको ये फॉर्मूला उसके बाद लिखना है, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है, इसके बाद लिखना आपको a इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ओके। यहां पे लिखना है कि ओके। इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा यहां से कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6 है। देयरफॉर r क्या क्या हो सकता है, b इज इक्वल टू में 6 है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए r की वैल्यू क्या क्या होगी, r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 20 से हमेशा छोटा रहता है, तो 5 छोटा है ना, क्या b के बराबर होता है, नहीं होता है। देयरफॉर यहां से 5 तक गया। आपका ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मानना है एक इंटीजर है, सेकंड है उसका फॉर्मूला लिखना है, थर्ड बात में आपको क्या करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये आपको लिखना है, ठीक है। कि b इज इक्वल टू में 6, b की जगह जो भी होगा ना वो आपको b की वैल्यू दे दिया, ठीक है। और r की वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है, 0 से शुरू होगी और 5 तक। मान लीजिए b यहाँ पे कुछ और होता, 8 होता, तो r कहां तक जाता, 7 तक जाता, ठीक है ना। इस तरीके से 5 के बाद 6 7 और आ जाता है इसमें, अगर 8 होता है यहाँ तो। फिलहाल यहाँ पे 6 है तो हमने 5 तक लिया है। अब यहां देखिए कितने फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम लिख सकते हैं इसको 6q प्लस 0, सबसे पहले r की वैल्यू 0 लिया, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू में 6q प्लस 1, दूसरा हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू में 6q प्लस 2, और लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू में 6q प्लस 3। और क्या क्या लिख सकते हैं इसके हम, देखिए इसे जो यहाँ देखिए एक बार, a इज इक्वल टू में 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू में 6q प्लस 5। ये 6 तरीके बनते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए कि 0 कोई वैल्यू मतलब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या कर दिया इसको इस तरह से लिखा, हम देखिए 3, ठीक है। अब ने इसे क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या यहाँ पे 2 कॉमन आएगा कहीं से, नहीं आ पाएगा, तो इसको हम एग्जैक्ट यही लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, ये भी 2 के टेबल में आता है, मीन्स यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। हमें 2 कॉमन करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से 3q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लीजिए, आप देखेंगे यहाँ से 3 कॉमन आता है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो अब इसे कॉमन लीजिए या ना लीजिए आपकी मर्जी है, पर हमें ले लेते हैं, देखिए ओके। जो भी कॉमन आता है आप उसको लेके देखना है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हमने फिर से 2 कॉमन यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ओड इवन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ओड की, कौन से डिजिट ओड होते हैं, कौन सी संख्या ओड होती है। देखिए दोस्तों यहां से हमने इसके फैक्टर कर दिया है ना। अब ये फैक्टर में कुछ देखने लायक चीज है। देखने लायक चीज क्या है कि यहाँ पे जो फैक्टर हमने किया है ना, इसमें कॉमन आ रहा है कोई डिजिट, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है कॉमन, है ना। देखिए दोस्तों कोई भी डिजिट हो आपके इन्वायरमेंट, इसमें यहाँ एक डिजिट लिख रखा है 962, आप सिर्फ कोई डिजिट देता है आपको, ठीक है। और आपको प्रूव करने के लिए बोलता है कि ओड है या इवन है ना। तो कोई डिजिट या तो ओड हो सकता है, इवन हो सकता है, ठीक है। ओड नहीं होगा तो इवन होगा, इवन नहीं होगा तो ओड होगा। अब ये इवन या ओड कैसे होगा उसको जानने के लिए एक तरीका क्या है, अगर आप किसी डिजिट का फैक्टर निकालते हैं और उसके फैक्टर में आपको कहीं पे भी 2 दिख जाता है, 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है, तो वो डिजिट हमेशा इवन होता है, ओड नहीं होता, ठीक है। वो डिजिट कैसा भी हो, कोई सा भी हो, लेकिन अगर उसके फैक्टर में 2 आ गया तो डिजिट क्या होगा, इवन होगा, ओड नहीं होगा। मीन्स ये डिजिट जिसमें 2 आ रहा है ये क्या है, इवन है, ये भी इवन है,
और ये भी इवन है। मीन्स जो गोला लगा डिजिट क्या है, इवन है, मीन्स बचा हुआ क्या होगा, ओड होगा। अभी मैंने आपको बताया कि कोई डिजिट अगर इवन है, मतलब इवन नहीं है तो ओड होगा, ओड नहीं है तो इवन होगा। मीन्स ये डिजिट क्या है, इवन नहीं है, मीन्स ये सब सम संख्या ही नहीं है, विषम है। आपको मैंने बताया कि कोई डिजिट का अगर गुणनखंड आप करते हैं और उसके गुणनखंड में कहीं भी 2 आ जाता है तो इसका मतलब 2 एक बार या एक से अधिक बार 2 आ गया उसमें, इसका मतलब क्या है, वो सम संख्या है, विषम नहीं है वो। तो इसमें 2 आ गया ना, ये क्या है, सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, मीन्स बचे हुए क्या हुए, विषम हुए। ओके, तो यहां से हमारा प्रूव होगा कि क्या है, विषम होगा। ये सब ओड नंबर है। यहां लिखेंगे आप 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन नंबर, therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd number. ओके, यहां से प्रूव होगा। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सभी सम संख्या हैं, सम संख्याएं हैं। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम संख्या होंगे। ओके, तो ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन करने का एक मात्र तरीका है और इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए लेट किया, इक्वेशन लिखा पूरा में इसका, यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाता है हमें, क्वेश्चन में लिखा होता है चीज, तो आर की वैल्यू लिखी होती है, बस हमें ढूंढना होता है ना, बस पुट करते हैं ना, इक्वेशन बन जाएंगे आपके। और इक्वेशन बनता है आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको ये बात लिखना होता है। अब यहाँ तक कर देते हैं, इसके आपके नंबर मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, अभी हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आप देखिए इससे किस तरह समझा रहा है कि एक आर्मी की टोली है। ओके, 6 से 16 मेंबर्स है उसके अंदर, ये 6 से 16 फौजी हैं, वो मार्च करने वाले हैं। किसी मान लो किसी कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसको मार्च कर रहे हैं। अब देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को आर्मी के लोग मार्च करते हैं राजपथ पे, उसी तरह से ये लोग मार्च करने वाले हैं। 6 से 16 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। और साथ ही साथ एक 32 लोगों का ग्रुप और है, 32 आर्मी बैंड है, ठीक है ना, 32 लोगों का ग्रुप है, आर्मी बैंड है, वो भी बैंड मतलब मार्च करने वाले हैं। और कंडीशन कुछ इस तरह का है कि जो आर्मी की टोली है ना, उनके आगे ये आर्मी के बैंड वाले लोग मार्च करेंगे और इनको एक सीक्वेंस में हमें सजाना है। क्या आपने देखा होगा कि जो आर्मी के लोग होते हैं ना, एक लाइन में 10 लोग हैं, दूसरे लाइन में 10 लोग ही होंगे, इसमें वो एक तरह सजा करना, एक परफेक्ट रो कॉलम बना करके चलते हैं, है ना। हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है और बताना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं। देखिए तो सबसे आसान तरीका जिसको हल करने का क्या है कि अगर मैं चाहूं कि मैं क्या करता हूं, एक रो बनाता हूं आर्मी बैंड का, ठीक है, ये आर्मी बैंड है, एक रो में लगा दिया, मतलब एक कॉलम में लगा दिया इसको मैंने, ठीक है, लग जाएगा, ठीक है। और इनके पीछे को मैंने क्या किया, आर्मी वालों को लगा दिया, बन गया। लेकिन ये एक इस तरह से कभी चलते नहीं आर्मी वाले, है ना, एक लाइन में लग गया और वो चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो हमेशा देखते हैं कि
ये 3-4 लाइन लगा दिया या 3 लाइन लगा दिया, उसके पीछे भी 3 या 4 लाइन इस तरह से लगा दी, तो इस तरह चलते हो ताकि तो देखने में भी अच्छा लगे, इसीलिए उसके अंदर देखने में अच्छा लगे। ठीक है, समझ आपको, इससे लेंथ भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम वो यूज नहीं करते, इस तरह से अरेंज करते हैं। तो सबसे कम क्या होता है कि हम एक कॉलम में सबको खड़ा कर दें। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 में कर दें, कि हमने क्या किया, हमारे 32 है ना, तो 16-16 हमने 2 लाइन में खड़े कर दिए, और उसके पीछे हमने क्या किया, 6-16 ना, तो 308 खड़ा कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या इस तरह से पॉसिबल है? देखिए कितना ज्यादा कर सकते हैं, पता नहीं कहां तक जाएगा ये, कितने टुकड़े हम कर सकते, तोड़ सकते इसको हम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि कैसे इसको अरेंज करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि मैक्सिमम कितने कॉलम आप बना सकते हैं इसके, मैक्सिमम क्वेश्चन में पढ़िए, आपको हमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने कॉलम इसके बन सकते हैं। लास्ट के लाइन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा है ना, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या कितनी होगी, स्तंभों की। तो यहाँ से अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जहां जाए ना, उसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है। ओके, और HCF कैसे फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि हम चैप्टर 10th का कर रहे हैं, रियल नंबर चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन का यूज करके इसका HCF फाइंड करेंगे। ओके, आपसे कभी भी HCF की बात की जाती है तो आपको यूक्लिड डिवीजन यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, 6 से 7 के नहीं है कि आप कैसे भी निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को आपको समझना है और उस हिसाब से जवाब देना है। देखिए, तो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट है, डिजिट क्या है, 616 एंड 32। हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हैं इसका HCF। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बताएंगे कौन बड़ा है, फिर डिवाइड देंगे। माइनस कीजिए। ओके, ये आ गया आपका, है ना। अब यहाँ पॉइंट लाके मत सॉल्व कर दीजिएगा इसको आपके। ठीक है, आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इस 32 को यहाँ ले आएंगे, 32 को यहाँ ले आया, अब ये चीज बांट दी इसको, 8 4 जा मीन्स इसका HCF कितना हो गया, 8 हो गया। मीन्स मैक्सिमम कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, मीन्स हर कॉलम में कितने लोग होंगे, 4-4 लोग होंगे, ऐसे 8। ओके, तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। आप इधर लिख दीजिए इसका, क्या लिखेंगे इसका आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे इसके, 8। ठीक है, अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है, अब इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है।